नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10th सोशल साइंस कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं इस वीडियो में 70 ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 70 प्रश्नों में से ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे तथा साथ ही साथ एक एक नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी पंजाब अमृतसर जिले में। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो उत्तर है लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर है जनरल डायर ने दी थी। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? उत्तर है महात्मा गांधी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था रोलेट एक्ट 1919, जिसमें लोगों के बोलने की आज़ादी को छीना गया था। अगला प्रश्न है, 7वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न 8, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ किया था? उत्तर है चंपारण बिहार में 1917 में, जो कि नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में था। अगला है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 1915 में। उत्तर है 1915 में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। 1930 में इस आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा गया था, जो कि एक काला कानून था, अंग्रेजों द्वारा हमारे देश पर थोपा गया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? उत्तर है 1862 में। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक? द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक? उत्तर है मॉन्टेस्क्यू, जो कि 1748 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर है 1871 में। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? उत्तर है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? उत्तर है फ्रांस। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? उत्तर है 1848 में। 1848 में। अगला प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? उत्तर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? उत्तर है ऑटो बिस्मार्क की भूमिका थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1 मई 1707 में। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड पूरा मिलाकर, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड मिला करके यूनाइटेड
का गठन हुआ, अर्थात ब्रिटेन एक नया देश का निर्माण हुआ, तो 1 मई 1707 में। अगला प्रश्न है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन तो रेल परिवहन। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? रेल परिवहन। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रचलित है? श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रचलित है? उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। जो विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। संख्या 29, धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? राज्यों को सभी धर्मों को समान समझना। राज्यों को सभी धर्मों को समान समझना। अगला प्रश्न है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? उत्तर, केरल में शिक्षित लोग अधिक हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हैं, इस कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक जैसे पशुपालन, मछली पालन, कृषि, भेड़ पालन, ये सब कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। अगला है, विनिर्माण। विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से। विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से। अगला है, भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो भंडारण को तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पहले समझ लीजिए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र मतलब जो कारखानों में वस्तुओं का निर्माण होता है, मशीनरी का निर्माण होता है। तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन, लोगों तक पहुंचाना, वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। भंडारण फिर उसके बाद लोगों तक पहुंचाना तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है तथा विभिन्न देशों के मध्य भी होता है। उसमें एक देश विदेशी कम से कम होता ही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर है विकसित देशों द्वारा। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, रूस, इन देशों द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब बना? उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न है हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क या हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? सोने का। सोने पर एक चिन्ह बना रहता है जिसे हॉलमार्क कहते हैं, उससे उसकी शुद्धता का पता चलता है जिस पर हॉलमार्क रहता है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों के लिए। एग मार्क खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणक चिन्ह है। अगला प्रश्न है ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है? ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है? उत्पादित मशीनरी सामानों का। तो आप देखेंगे वहाँ SI ऐसे करके ऐसे लिखा रहता है, तो वह सामान क्या होता? प्रमाणिक होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न है 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हारग्रीव्ज ने किया था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रश्न है उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अगला प्रश्न पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि उसकी उपजाऊपन का कम होना। अगला प्रश्न है चट्टानें कैसी संसाधन है? चट्टानें कैसी संसाधन है? अजैविक संसाधन। चट्टानें अजैविक संसाधन क्योंकि चट्टानें में जीव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ? 1992 में। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है? उत्तर है काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वनों का उन्मूलन, यानी वनों का जो कटाव है, लोग वनों को काटते जा रहे हैं, वह मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोकने का प्रमुख उपाय। तो वृक्षारोपण करना, यानी वनों को लगाना ही मृदा अपरदन रोकने का प्रमुख उपाय है। अगला प्रश्न है किन्हीं दो राज्यों का नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है? किन्हीं दो राज्यों का नाम लिखिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है चीता भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो ये 1952 में लुप्त प्राय घोषित किया गया। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया। जब लोग पेड़ों को काटते थे तो वे जाकर पेड़ों को पकड़ लेते थे, चिपक जाते थे, इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? यानी टाइगर परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 में बाघों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए
ये परियोजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नीलगिरी 1986 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर बना है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये चिनाब नदी पर बना है, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला है, जूट कौन सा फसल है? तो जूट रेशेदार फसल है, क्योंकि इससे बोरे और अन्य सामान बनाए जाते हैं। अगला है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल, तो काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कपास होती है। भारत के किन्हीं दो प्रमुख पेय फसलों के नाम? तो चाय और कॉफ़ी। भारत के किन्हीं दो प्रमुख पेय फसल क्या है? चाय और कॉफ़ी। अगला प्रश्न है, दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम, दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम? तो कोयला और पेट्रोलियम। जो अगला प्रश्न, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, यानी भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, तो देखिए पहला है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पारादीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई और तूतीकोरन तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह, पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह, तो मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में, कोच्चि केरल में, मंगलौर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, कोडरमा झारखंड किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक यानी माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम प्रश्न है, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? झरिया भी झारखंड में ही पड़ता है, तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार।